हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। वैसे कर तो नहीं रहे, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ पढ़ाई कर रहे हो। कल के डेट में हम लोग बात किया था एटॉमिक रेडियस के बारे में। सो बिना समय बर्बाद करते हुए आज हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात क्या आ जाती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो जैसे ये आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होता है एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा करके इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो एनर्जी दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डिफिनेशन के तौर पर अगर इसको लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the amount of energy required to remove the valence shell of electron, the valence shell of electron of an isolated neutral gaseous atom to infinite। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर यहाँ पे इसको हम लोगों को अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर इसको इंडिकेट करना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपका Q1 Q2 क्या है? ये है आपका चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलो अब यहाँ पर बात यह जाती है कि हम लोगों को करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक एटम है M और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? आपका E+ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका डेल H हो जाता है वही है आपका क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि द रिक्वायर्ड एनर्जी, ये जो आपकी जिस एनर्जी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी कि जिस एनर्जी की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग बात कर रहा हूँ कि आखिर ये डेल एच कितने टाइप का हो सकता है, तो यहाँ पर जो आपका डेल एच होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो एक हम लोग कहते हैं कि एक जगह पर ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइनस, और दूसरा वाला जो होता है वहां पर होता है आपका प्लस। ठीक है, तो जहां पर आपका प्लस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। क्या बोलते हैं? एनर्जी एब्सॉर्ब। और जहां पर आपका नेगेटिव होता है वहां पर क्या होता है कि आपका ध्यान की जहां पर आपका प्लस चार्ज आता है वहां पर एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है, और जहां पर नेगेटिव चार्ज आता है यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर खींचा जाता है वहां पर क्या होता है? आपकी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अब यहां पर बात यह जाती है कि जहां पर आपकी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पर एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है इसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर जो आपका डेल एच है वो क्या है? आपका एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। जैसे आप लोग यहां देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा रहा है, तो इसकी जगह पर क्या होता है कि वहां पर एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है, यानी कि इसको एनर्जी देना पड़ता है। तो जब एनर्जी देना पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। अब बात यह रहती है कि जो हमने अभी तक आपका आयनाइजेशन एनर्जी निकाला है, इस आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट जो होती है
वह बड़ी सिंपल सी है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर हो जाता है। इसकी एक और यूनिट है, जब हम लोगों को इसको मोल के अकॉर्डिंग निकालना होगा तब। तो मोल के अकॉर्डिंग निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं किलो जूल पर मोल। अब इनके पास में रिलेशन क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और मोल के बीच में रिलेशन क्या हो जाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दैट इज। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। किसकी? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। आप थोड़ा सा लोग तेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम लोग सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा बताना होता तो हम लोग सीधे सीधे यह कह देते हैं कि आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो लेफ्ट राइट जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वहां पर आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएगा और टॉप टू बॉटम जाने पर आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये तो हम बताकर निकल सकते थे, लेकिन आपको बता दूं मैं आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो जैसे अगर सक्सेसिव की बात करें तो जैसे कि ये आपका एटम है और इस एटम से आपने किया क्या कि एनर्जी दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पर आपका क्या हो जाता है प्लस चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, अगर सपोज करो कि यहाँ पर आपका M+ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकल जाए तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर क्या आ जाएगा M++ और इसको हम लोग कहते हैं क्या आयनाइजेशन एनर्जी 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन यहां से आपका जब एक प्लस चार्ज ऑलरेडी है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उसके लिए टफ हो जाएगा और तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज्यादा टफ हो जाएगा। तो जब आपका M2+ ऑलरेडी है तो यहां पर से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये क्या होगा M++ होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या आयनाइजेशन एनर्जी 3, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 3। अब सपोज करो कि जब इसका यहाँ पर स्थिति आ जाती है तब हम लोग को क्या हो जाता है कि किसमें एनर्जी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 में एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2 में एनर्जी की जरूरत होगी और सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी किसमें आयनाइजेशन एनर्जी 1 में। कुछ भी बदल जाए लेकिन ये ऑर्डर नहीं बदलेगा। कौन कौन सा, तो वह आपका आयनाइजेशन एनर्जी 3, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक, चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टर्स की बात करते हैं जिसके ऊपर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, तो फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड, फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। तो वह फैक्टर कौन कौन सा है जिसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है आपका क्या, सबसे पहले नंबर पर आपका एटॉमिक साइज। ठीक है, क्या है आपका एटॉमिक साइज। जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। जैसे जैसे आपका जो आपका मतलब ये जान लीजिए कि आपका आई यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी है वो एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज है, यानी कि साइज अगर बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, साइज अगर घटेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से होता है लेफ्ट राइट जब जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर क्या है इसका, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो आईई यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। ठीक, चलिए थर्ड वाला फैक्टर इसके लिए क्या आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक और जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी में जो एक्सेप्शन आते हैं वह आपके इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही वजह से आते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक्सेप्शनली हाई। एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। क्यों भाई? तो आप लोग जानते होंगे कि जब आपका हम किसी भी स्टेबल कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पर आपका जो एटम होता है या फिर जो सबसेल होती है वो दो केसेस में स्टेबल होती है। कौन कौन सा? एक तो तब जब आपका हाफ फिल्ड होगा और दूसरा तब जब ये आपका फुल फिल्ड होगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास आता क्या है कि ये तो आपका स्टेट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर सपोज करो कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से आपका आयनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, तो आपको ध्यान देना होगा किसके ऊपर कि जब आपका P3 हो जाए, जब आपका D5 हो जाए और जब कभी भी आपका F7 हो जाए। ये आपका F हाफ फील्ड में हो जाएगा। ये जितने भी आपके हैं P3, P में 6 होते हैं 3 यानी कि हाफ फील्ड, D में 10 होते हैं 5 यानी कि हाफ फील्ड, F में 17 और 14 होते हैं 7 यानी कि हाफ फील्ड, P6 हो, D10 हो या फिर F14 हो। तो इसको तो चाहे कुछ भी कर लो, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला नहीं है। ये सारे आपके नोबेल गैसेस श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, या फिर ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। P6 होना तो नोबेल गैस है तो पक्का हो गया, लेकिन ये जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं। तो ये इन्हीं दोनों कंडीशन में जो होता है वो अपने आप को सबसे ज्यादा स्टेबल रखते हैं। ऐसी कंडीशन में यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो इसका इफेक्ट जो होगा वो सीधे सीधे आपके आयनाइजेशन एनर्जी पर पड़ेगा। कैसे पड़ता है आपको मैं दिखाता हूं। चौथा वाला आपका केस क्या है? इन दोनों को ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं। और चौथा वाला आपका केस है क्या? पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या है आपका चौथा वाला? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपका एस है उसका शेप कैसा होता है? सर्कल होता है, तो वह जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन तो किसी को जाने नहीं देगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनाता है? आपका एस बनाता है, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करता। इसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, फिर एनर्जी चाहिए आपके P को, फिर एनर्जी चाहिए आपके D को, और सबसे कम एनर्जी चाहिए आपके F को। क्योंकि जैसे ही आप F के ऊपर थोड़ा सा एनर्जी देंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यही वजह होती है कि जो आपका F ऑर्बिटल होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं बनाया जाता है। कभी भी आप इसका कितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो वो जिस ऑर्डर में हम लोग अबव के रूल के अकॉर्डिंग किए थे तो इसका हम लोग नहीं कर सकते। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन इफेक्ट, यानी कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। चलो, ये तो आपके 4 इफेक्ट हो गए, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं क्या कि ये किधर किधर क्या क्या बढ़ेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप, ठीक है। तो पीरियड का मतलब आपको पता है क्या? लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप का भी पता है आपको, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो चलो, जब हम लोग पीरियड की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पीरियड से हम जब लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज करता है। और जब ग्रुप में हम लोग जाते हैं टॉप टू बॉटम तो वहां पर आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो आपका डिक्रीज करता है। तो आप यहां से अगर आप देखें तो जो आपका CS है, CS आपका फर्स्ट में सबसे लास्ट वाला आएगा, इसके नीचे फॉर्नियम है तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके CS की। तो ये क्या है आपका? CS हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और हीलियम जो है उसके पास हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तो हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जो आपका CS होता है उसके पास हाईएस्ट जो होता है, CS जो होता है उसके पास लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है, और जो He यानी कि हीलियम होता है उसके पास में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं, इस चैप्टर को हम लोग तुरंत क्लोज कर देते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो कि अगर हम लोगों को सेकंड पीरियड की बात कर दिया जाए, और उस सेकंड पीरियड में क्या क्या आता है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, ठीक है। तो अब इनका हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी निकालना स्टार्ट करें तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इधर से इधर जब जाएंगे तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ये आपका केस कहता है, ये आपका फंडा कहता है, ये आपका प्रिंसिपल कहता है। लेकिन ये तो आपका एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन का मतलब कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यहां पर कुछ और हो जाती है। रियलिटी कुछ और की हो जाती है, तो आप लोग यहां पर देखो, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। चलो ये क्या रहता है, 1s1, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना। तो अब यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो यहां पर ध्यान से, तो ये देखो आपका क्या है कि यस आपका फुलफिल हो जा रहा है, तो एक इसको निकाल लो। और यहां पर देखो कि आपका नाइट्रोजन जो है वो ये आपका हाफिल हो जा रहा है, 2p क्या हो रहा है आपका हाफिल हो जा रहा है ना। तो इस 2p के हाफिल हो जाने की वजह से जो आपकी रियलिटी आती है आयनाइजेशन एनर्जी की, वह क्या जाती है, लिथियम, लिथियम के बाद फिर बोरान, बोरान के बाद फिर आपका बेरिलियम, फिर आपका कार्बन, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर आपका नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियन। ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यानी कि जो आपका बोरान है उसकी आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो कंपेयर टू बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते जितना आसानी से आप बोरान का निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपका s ऑर्बिटल फुलफिल है, स्टेबल है, और ये आपका p ऑर्बिटल जो है वो आपका हाफिल है, वो भी अपना स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग ऑर्डर बता दीजिए, सबसे लोएस्ट किसका है, लिथियम का है, फिर इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा नियम का और सबसे कम है आपका लिथियम का। तो अगर सपोज कीजिए कि अगर आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब आयनाइजेशन एनर्जी नीचे है, डिक्रीज है, तो वहां पर इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो है वो इजी होगा। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी नीचे है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल करके बाहर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वहां पर उसमें जो कैरेक्टर होगा, मेटेलिक कैरेक्टर उसमें इंक्रीज होगा। और अगर आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वह इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन रिमूवल हाई होगा, ठीक है। यानी कि या फिर इसका इलेक्ट्रॉन रिमूवल टफ होगा, ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनका क्या होगा, आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाई होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या है कि अगर आपका जिधर आपका आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा होगा, उसका मतलब है कि उधर आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जिधर आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा होगा उधर आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को ये देखना हो कि आखिर इनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, तो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, तो वो होंगे आपके बेसिक। यानी कि जो आपके मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर रखते हैं, और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड हमेशा कैसा रखते हैं, एसिडिक नेचर रखते हैं, ठीक।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे क्या क्या चलता है। तो अब इसका पीरियोडिक टेबल में कैसे चलेगा, तो क्या होगा, इन पीरियोडिक टेबल, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपको बता देते हैं कि यहां पर आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे तो वहां पर आपका मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। और जब आप टॉप टू बॉटम की ओर जा रहे होंगे तो ऐसी कंडीशन में जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वह कैसा होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वह कैसा होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी और मेटेलिक कैरेक्टर दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको और बता करके इस चैप्टर को क्लोज कर देता हूं मैं। क्या जाता है कि अगर हमसे कह दिया जाए कि जब कभी भी आपका आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज है तो इसका मतलब ये होगा कि मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि नेचर आपका कैसा बनेगा ऑक्साइड का, तो नेचर ऑक्साइड का नेचर जो होगा वो आपका बेसिक होगा। अगर कभी भी आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज करेगा और ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीज होना यानी कि बेसिक कैरेक्टर का इंक्रीज होना, आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज होना यानी कि एसिडिक कैरेक्टर का इंक्रीज होना। जितने भी फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताया वो सारे फैक्ट्स आप लोग अपने नोट डाउन कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। कल के डेट में हम लोग बात करेंगे आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के यानी कि पीरियोडिक टेबल के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई, 2 और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बची हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करके इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। सो पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।